गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी फाइन होंगे, आप सभी ठीक होंगे। आप लोग किस समय वीडियो देख रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोपहर का समय है और आफ्टरनून में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। आज हमारा यह बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का हैशटैग 9वां दिन है, डे 9। ये हमारा 9वां दिन है और आज के इस दिन हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, रासायनिक बंध के बारे में कि रासायनिक बंध क्या होते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। आज की यह वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। कैसे बंध बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से होता है, ये सब मैंने बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों तक साझा किया है, आप लोगों तक पहुंचाया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी बने रहिए 5G अकेडमी के साथ। सब्सक्राइब तो आप लोग इसलिए कर दीजिए क्योंकि मैं अपनी एक वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूँ और जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में अब हम समझने वाले हैं कि बंध क्या होते हैं। बंध मीन्स बॉन्ड। ये आखिर क्या होते हैं, व्हाट इज बॉन्ड? देखिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा अपना पिछली वीडियो में जितने हम सब पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कोई भी तत्व हो उसके बाह्य कोश, मतलब कोश के आधार पर उसके इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, उसके कोश के आधार पर उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो उसमें बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी संयोजकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। संयोजकता क्या होती है हम ऑलरेडी पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो हमारे बाह्य कोश होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं, तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सारी बातें मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग कृपया जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप लोग मेरी वीडियो जाकर देखिए। तो संयोजी कोश क्या है, बाह्य कोश को ही संयोजी कोश कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अक्रिय गैसों के बारे में। वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग 18 में जितने भी तत्व थे उन सभी को अक्रिय गैस कहा जाता है। वर्ग 18 में लास्ट वाले जितने भी तत्व थे उनको अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस की एक विशेष अवस्था होती है, एक विशेषता होती है। वह क्या होती है कि सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। हीलियम एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसके बाह्य कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन का होना मीन्स यह एक संतृप्त अवस्था होती है। यह मतलब अब इसको किसी भी प्रकार से बाहरी इलेक्ट्रॉनों की कोई आवश्यकता नहीं है, न ये खुद का इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे न बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं। कुछ अपवाद अब आगे आ चुके हैं, उनमें ये भी मतलब यौगिक बनाने लगे हैं, अक्रिय गैस भी यौगिक बना लेते हैं, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। तो क्या होता है, अक्रिय गैस एक संतृप्त अवस्था होती है जिसके बाह्य कोश में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाकी जितने भी तत्व हैं, अक्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी तत्व हैं उनके बाह्य कोश में हमेशा 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वह सभी तत्व क्या करते हैं कि वह इस अक्रिय गैस मतलब अपने निकटतम अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों को, मतलब अपने निकटतम अक्रिय गैस को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि वह अपने निकटतम जो उसकी अक्रिय गैस हो उसकी संयोजकता, उसकी जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हो उसको हमेशा प्राप्त किए रहें। मतलब एक हाइड्रोजन का निकटतम अक्रिय गैस कौन सा होता है, हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन अपने निकटतम अक्रिय गैस को प्राप्त करेगा, वह हीलियम को प्राप्त करेगा। तो हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पर्याप्त होते हैं और बाकी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का होना अति आवश्यक है। तो देखिए, अब चूंकि हम जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों के पास ना तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी तत्वों के पास ना तो सभी एलिमेंट्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ना ही 8 इलेक्ट्रॉन जब होते नहीं है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए क्योंकि संतृप्त अवस्था उनको प्राप्त करनी है, एक स्टेबल अवस्था, एक स्टेबल स्टेट उसको प्राप्त करना है। तो उसके लिए वे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करने लगते हैं। साझा करने मतलब कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो वह इलेक्ट्रॉनों का साझा
करने लगते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के साझे को हम बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करने लगे तो उसको वह जो है एक आपस में बंध बनाकर बंध का निर्माण कर लेता है। क्या करता है कि वह बंध का निर्माण कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे को क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे, बंध कहते हैं। तो आई होप आप सभी बंध क्या होते हैं समझ चुके होंगे। और बंध बनते क्यों हैं? क्योंकि बंध बनने का कारण यही होता है कि संसार में जितने भी तत्व होते हैं वह अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करना चाहते हैं। अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वह संतृप्त अवस्था होती है, अस्थायी अवस्था होती है, पूर्ण रूप से सुरक्षित अवस्था होती है और मजबूत होती है। संसार का प्रत्येक आदमी मजबूत बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, सुरक्षित बनना चाहता है तथा संतृप्त बनना चाहता है। तो उसी प्रकार तत्व भी संतृप्त बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, सुरक्षित बनना चाहते हैं तथा मजबूत बनना चाहते हैं। भाई अब आपके क्या होता है, देखिए कि अगर आप अपने घर के दरवाजे को खुला छोड़ देंगे तो चोर घुस नहीं जाएगा तुम्हारे घर में, और अगर आप अपने दरवाजे को बंद रखेंगे तो चोर कहीं घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। इसीलिए अगर आप अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा किए रहेंगे तो कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन आप में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आपकी स्थिति एक स्टेबल स्थिति होगी, एक स्वतंत्र स्थिति होगी। तो सभी तत्व जो होते हैं उसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वे सभी अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किए रहते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन अपने निकटतम अक्रिय गैस यानी कि हीलियम को प्राप्त करेगा, वह 2 ही उसके लिए पर्याप्त होते हैं। क्योंकि उसका प्रथम कोश ही उसका बाह्य कोश है तो उसके लिए 2 ही पर्याप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो होता है बंध का निर्माण होता है। बंध का निर्माण क्यों होता है हम समझ गए, बंध क्या होते हैं समझ गए, और बंध कैसे बनते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं ये अब हम समझने वाले हैं। तो बंध जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है उसे हम वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तीसरा जो होता है उसे हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो हम एक एक करके तीनों को समझते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं, कैसे, किस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो आइए सबसे पहले आयनिक बंध को समझते हैं। देखिए आयनिक बंध, पहला जो हमारा बंध है आयनिक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आयनिक बंध मीन्स आयनों के बीच बंध। आयन क्या होते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में बना रखा है कि आयन क्या होते हैं। जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉनों का निकल जाते हैं या इलेक्ट्रॉन उसमें बाहर से आ जाते हैं तो वह आयन का काम करने लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो जब किसी आयनों के बीच, जब किन्हीं 2 आयनों के बीच कोई बंध बना रहता है तो उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, NaCl। NaCl को अगर हम गर्म करेंगे तो हमारा किस प्रकार से Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। ये हमारा क्या होगा? Na प्लस मीन्स एक आयन यहाँ हो गया और Cl माइनस एक आयन यहाँ हो गया। तो इनके बीच जो बंध यहाँ पर बना हुआ था इसे हम आयनिक बंध कहते हैं। इसे कौन सा? वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। इस प्रकार के बंधों को हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस हो गया। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित थे, किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित थे। तो हम जानते हैं सोडियम जो होता है हमारा, सोडियम 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? यानी कि सोडियम के बाह्य कोश में, Na के बाह्य कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। और Cl का जो परमाणु क्रमांक 17 होता है और Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में हो गए। अब देखिए किस प्रकार से बंध बनाए रहेंगे। देखिए अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर रख दिए हैं इसलिए इसको गोला बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये क्या करते हैं कि इनसे 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेते हैं। अब इसमें कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन इनका कंप्लीट हो गया। और सोडियम क्या करता है? इसके 7 इलेक्ट्रॉनों को लेकर बंध बना लेता है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ दर्शाया, यहाँ नहीं दर्शाएंगे, नहीं तो बना नहीं पाएंगे। इस प्रकार से 2 2 4 तो 6 और 1 के 7। तो सोडियम क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन 7 ले लेगा और सोडियम के पास भी देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाह्य कोश में। तो ये इस प्रकार से जो बंध बनेगा इसे हम आयनिक बंध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर भी साझा हुआ,
और जब कोई तत्व जब आयनों के बीच कोई बंध बनता है तो उसे आयनिक बंध कहते हैं। और देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपने 8वें इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया। तो अगला जो हमारा बंध है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध बताने के लिए चूंकि स्पेस नहीं, इसलिए इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सहसंयोजी बंध के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का साझा। इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ मतलब बंध बन गया, हम जानते हैं। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का ऐसा साझा जिसमें साझे का जो इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो आदान प्रदान किया गया जो इलेक्ट्रॉन हो, वो दोनों पक्षों से दिया जाए, मतलब इसके द्वारा भी दिया जाए और उस पक्ष के द्वारा भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए जाए। तो ऐसे साझे को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। अभी हम समझेंगे उप सहसंयोजी बंध, तो वहां पर हम सीख जाएंगे कि उप सहसंयोजी बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन केवल एक ही पक्ष द्वारा दिया जाएगा, दूसरे पक्ष से लिया नहीं जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो होगा कि साझे का इलेक्ट्रॉन दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। तो ऐसे बंधों को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर H2 परमाणु की। H2 परमाणु में किस प्रकार से कौन सा बंध बनता है। H2 परमाणु में एकल बंध बनता है, H सिंगल बॉन्ड H। कैसे, अभी हम समझते हैं। हम जानते हैं कि H के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों H के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा यह अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले H को दे देगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले H को दे देगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो उसे हम एकल बंध कहते हैं। कौन सा, एकल बंध कहते हैं। और भाई इलेक्ट्रॉनों का इसने भी दिया है और इसने भी दिया है, तो सहसंयोजी बंध तो है ही। दूसरा बात करते हैं O2 परमाणु के बारे में। O2 के बारे में, तो O2 का जो स्ट्रक्चर होगा O डबल बॉन्ड O होगा। क्यों, अभी हम समझते हैं। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यह क्या करेगा कि 8 पूरा करना है, 8 तो पूरा करना है, तो यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। और यह वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो इससे ले लेगा। तो इसका भी देखिए अब 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया। और इलेक्ट्रॉनों का कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पर हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए इसे हम द्विबंध कहते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनों का ऐसा साझा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही हो उसे हम द्विबंध कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनों का ऐसा साझा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही हो उसे हम एकल बंध कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन परमाणु के बारे में, N2 के बारे में। तो N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, अभी हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए N 1 2 3 इसका हो गया। दूसरा नाइट्रोजन बनाए 1 2 और 1 2 3 इसका हो गया। तो अब हम देखते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यह 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो 8 इसका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से 3 इसने लिया तो 8 इसका कंप्लीट, और 3 उसने इसका लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया तो उसके भी 8 कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो ऐसे बंध को हम ट्रिपल बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ऐसा साझा जिसमें साझे का 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब हम एक और समझते हैं। यहाँ पर H2O जल की एग्जाम्पल लेकर जल को समझाते हैं। H2O इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। O के लिए कितना चाहिए था, O के लिए डबल बॉन्ड, और H के लिए कितना, 1 बॉन्ड। इसको समझते हैं। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 4 और 1 5 और 1 6। फिर हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको समझा देते हैं बिंदु से, इस प्रकार से इसको दर्शा देते हैं। सबके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको हमने प्रतिकाय से दर्शाया, इसी से दर्शाएं।
तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को कैसा साझा होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन दे देगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पर दे देगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों, सॉरी यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों हाइड्रोजनों से ऑक्सीजन ले रहा है। इस प्रकार से देखिए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ऑक्सीजन के देखिए 2 2 4 और 2 6 2 8, ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 8 पूरे हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आप लोग को जो समझ में ना आ रहा हो, जिसका स्ट्रक्चर आप ना बना पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आप ना दर्शा पा रहे हो, उसको मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल आप लोग भेज दीजिए। मैं आप लोगों को उसका निदान अवश्य करके दूंगा, आप लोगों को उसको बनाकर अवश्य दूंगा। तो ये इस प्रकार से इसमें बंधों का निर्माण होता है। और उस सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों पक्षों द्वारा दिया जा रहा हो। जैसे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने भी दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी दिया और ऑक्सीजन ने भी दिया, दोनों पक्ष दे रहे हैं ना। इस वाले नाइट्रोजन ने भी दिया, इस वाले नाइट्रोजन ने भी दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी दिया। तो ऐसे साझे मतलब इलेक्ट्रॉनों का ऐसा साझा जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों पक्षों द्वारा दिया जा रहा हो, उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध, डुअल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध। जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा उसे त्रिबंध, और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा उसे एकल बंध, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा उसे द्विबंध कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि उप सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं उप सहसंयोजी बंध के बारे में कि उप सहसंयोजी बंध आखिर होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक आयनिक बंध, जिसमें जो ऐसे बंध जो आयनों के बीच बनते हैं। आयन क्या होते हैं हम जानते हैं, आयनों के बीच जो बंध बनते हैं उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा जो होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का ऐसा साझा जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों पक्ष से दिए जा रहे हो, मीन्स इसके द्वारा दिया जा रहे हो तथा इस पक्ष के द्वारा भी दिया जा रहा हो। तो ऐसे बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते थे। और अब बात है उप सहसंयोजी बंध की। तो उप सहसंयोजी बंध वह बंध होता है जिसमें साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का इसमें एक जोड़ा केवल एक पक्ष से ही दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक पक्ष से दिए तो जाएंगे लेकिन दूसरे पक्ष से लिए नहीं जाएंगे। तो ऐसे हम साझे को या ऐसे बंध को उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। और इसको हम एक तीर से डिनोट करते हैं। किससे? तीर से डिनोट करते हैं। फिर एक बार समझते हैं। और यह क्यों होता है? क्योंकि मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लेने से पहले ही जो उसकी स्थायी कक्षा होती है वो पूर्ण रूप से फुलफिल होती है, एक स्थायी कक्षा संतृप्त अवस्था में आ जाती है, इसलिए वह उससे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लेता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं SO2 का। इसका SO2 का। तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, मतलब ये तीर वाला निशान। यहाँ पर तीर वाले निशान का क्या काम है? यहाँ पर इसका मतलब यह है कि सल्फर द्वारा ऑक्सीजन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया जा रहा है लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जा रहा है। इस वाले ऑक्सीजन से तो दोनों का काम है, मतलब लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ दिया ही जा रहा है, लिया इससे नहीं जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जा रहा हो तब ऐसे तीर का यानी कि उप सहसंयोजी बंध का प्रयोग करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन के उसको इलेक्ट्रॉन दर्शा कर देखते हैं। हम जानते हैं कि सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। दर्शाएं। 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम चलिए इसका प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। और इस वाले ऑक्सीजन के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको दर्शाने के लिए हम 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो इसको सिर्फ 2 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो इसकी अवस्था होगी वो अस्थायी अवस्था यानी कि संतृप्त अवस्था में हो जाएगी। तो इस सल्फर ने क्या किया कि इस वाले ऑक्सीजन से तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी 8, इस वाले ऑक्सीजन के भी 8 हो गए और यहाँ पर सल्फर के भी 8 हो गए। तो अब सल्फर को इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन को सल्फर के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है।
तो यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सल्फर जो है इसको दे देगा, लेकिन इससे लेगा नहीं, चूंकि उसकी अस्थायी कक्षा पहले ही बन चुकी है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसे हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ सल्फर द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जा रहा है। तो ऐसे बंध को हम कौन सा बंध कहेंगे? उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो बस अब इसमें बंध में तो कुछ बताने को बचा नहीं। तो अब बंध के जो सिंपल वाले बॉन्ड थे, तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री थी, वह खत्म हो चुकी है, वो एडवांस केमिस्ट्री की बात है, उसको हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो समझ में आई है और पसंद भी आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग समझ सकते हैं मेहनत कितनी लगती है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो है मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने डे 10 में। अब हो सकता है शायद बेसिक ऑफ केमिस्ट्री हमारी खत्म भी हो गई हो, लेकिन अगर कुछ बचा भी होगा तो हम उसको डे 10 या डे 11 तक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम जो है आगे की वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।